Hello students, good evening. This is Nisha Agrawal, your maths teacher. So what have we discussed till now? तो अब तक हमने ज्योमेट्री देखी, सिंपल इक्वेशंस देखा. अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. ठीक है. अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, अब क्वांटिटी क्या होती है और कंपेयर क्या करना होता है. तो कंपेयर मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि हम किसी की तुलना कर रहे होते हैं किसी से. अब क्वांटिटीज़, तो तुलना किसी दो सिमिलर चीज़ों में होती है, राइट. ठीक है. तो हम वही सीखेंगे इस क्लास के अंदर कि कैसे हमको कंपैरिजन करना है. तो जैसे हम बचपन में सीखते थे कि कंपेयर करना है. जैसे किसी के स्कूल में मार्क्स आए कि मैम मुझे तो 300 नंबर मिले हैं, कोई बच्चा कह रहा है मुझे 200 नंबर मिले हैं. अब कौन सा बच्चा अच्छा, हमें कैसे बताते थे कि इसके 300 नंबर इसके, लेकिन हम ये भी तो चेक करते थे साथ में कितने में से हैं. तो इसके 360 में से 300 नंबर है, इसके 200 नंबर हैं, किस में से, इसके नंबर हैं 250 में से. विच वन इज़ बेटर. तो यही सब चेक करने के लिए हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, तो ये डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे कि हम कंपेयर करते कैसे हैं. ठीक है. और डे टू डे लाइफ में और क्या एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे हम हाइट है, आपका भाई बहन किसी से छोटी है, बड़ी है, ज़्यादा है, कम है, वो हाइट हो गया एक मेजरमेंट. हम किसी से नापते हैं कि मैं इससे मोटा हूँ, मैं इससे पतला हूँ. तो ये सब क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम. कंपेयर कोई क्राइटेरिया तो होता होगा ना कंपेयर करने का, बिल्कुल होता है. तो हम सब इसमें यही सीखेंगे. ठीक है. तो हम सबसे पहले कंपेयर किस तरीके से, जैसे हमारी जो छोटी क्लासेस थी उसमें हम फ्रैक्शंस बनाया करते थे. फ्रैक्शन में हमको सिर्फ सिखा दिया कि 4/5 एक फ्रैक्शन है. लेकिन इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है कि जैसे ये 5 बॉक्स हैं, 5 बॉक्स में से हमको 4 बॉक्स चूज़ करने हैं. तो हम कैसे कर लेते थे कि 4/5 रैशनल नंबर. ये सब क्या है, कंपेयर करने के तरीके. अब हम नया जो इसमें सीखेंगे वो हम सीखेंगे रेशोज़ और परसेंटेज. और ये दोनों चीज़ें हम पहले की क्लासेस में ही सीख चुके हैं. ठीक है. तो रेशो का मतलब क्या होता है. रेशो का मतलब होता है कि जब हम किन्हीं दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए जो डिवीजन जो लगाते हैं उसे रेशो कहते हैं. अब देखो, आप कंपेयर करने का तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी एक तरीका है और एक डिवीजन भी. जैसे एक एग्जांपल लें कि टीना जो है वो कितने मीटर लंबी है, वो है 1 मीटर और 26 सेंटीमीटर, और उसके पापा हैं 1 मीटर और 89 सेंटीमीटर. अगर मैं सबसे पहले कंपेयर करना है तो मुझे इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. तो जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर और प्लस 26 सेंटीमीटर, सो इट विल गिव अस 126 सेंटीमीटर. ठीक है. ये 1 मीटर है 89 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100. फिर उसके बाद 89 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 189 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखो, अगर हमको ये बताना है कि कौन टॉल है तो हम कैसे बताएंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. फिर उसके बाद हमें पता चलेगा 63 सेंटीमीटर आया. तो हम क्या कह सकते हैं, जो उसका फादर है वो टीना से 63 सेंटीमीटर टॉल है. ठीक है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टीना जो है शॉर्ट है 63 सेंटीमीटर फ्रॉम हर फादर. तो हम कैसे भी कह सकते हैं, है ना. अगर अब मुझे इसी चीज़ को डिवीजन के मेथड से अगर चेक करना होता, डिवीजन के मेथड से, तो हम कैसे चेक करते कि जो ये हाइट ऑफ टीना है ये हाइट ऑफ फादर है. ठीक है. जो हाइट ऑफ टीना है वो कितनी है, 126 सेंटीमीटर, और जो हाइट ऑफ फादर है वो 189 है. जब हमने काटा तो हमें पता चला 2/3 आया है. तो इसका मतलब जो टीना की जो हाइट है वो उसके जो फादर हैं उसकी हाइट की 2/3 टाइम्स है. ठीक है. तो ये एक रेशो हो गया. अगर अब मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, टीना की हाइट रेशो उसके फादर की हाइट इज़ 2:3. अगर देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगर इसकी हाइट 4 है तो इसके फादर की हाइट होगी 6. ठीक है. अब देखो आगे कि रेशो का मतलब अब क्या हुआ. देखो हमने क्या करा, कंपैरिजन किस के बीच में, 2 और मोर क्वांटिटीज़ के बीच में, लेकिन जो सेम काइंड की होती है. कैसे, बाय द मेथड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड रेशो. तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसे कोलन से. प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इज टू. और क्या इसकी कोई यूनिट होगी, नहीं, ऑब्वियसली क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इस जैसे हमने अभी सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर, से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. तो हाइट ऑफ टीना क्या हुई, इक्वल्स टू 2/3 हाइट ऑफ फादर. ठीक है. अब जैसे देखो एक चीज़ बताओ, जैसे आपको बोला 1 kg को 25 ग्राम से कंपेयर करो, मतलब रेशो बताओ. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सेम यूनिट्स बनाओगे. ठीक है.
तो उनकी हमने सेम यूनिट बना दी। तो 1 किलो का कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। फिर आप कंपेयर कर देंगे कि ग्राम अपॉन 25 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 40:1। तो क्या आएगा रेशो, 40:1। अब देखो एक और एग्जांपल मैं जैसे बताऊँ, ये एक लेमन का कप ऑफ जूस है, ये वाटर का कप ऑफ जूस है, और ये एक और कप ऑफ जूस है जो वाटर का है, ठीक है। अब है ना, क्या हुआ कि मेरा मन किया कि मैं 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस में जो है नंबर ऑफ 2 कप्स ऑफ वाटर मिक्स कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो लेमन जूस है उसके कितने कप है, तो नंबर ऑफ कप्स ऑफ लेमन जूस इज इक्वल्स टू 1, और वाटर के कितने कप है, 2, ठीक है। अगर अब हमसे ये रेशो पूछ ले कि आप रेशो ऑफ लेमन जूस टू द टोटल कप्स ऑफ वाटर, तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, चलो ठीक है। अब आगे का देखें। अब ये क्या है, ये 5 बॉल है जिनका कलर कैसा है, येलो, और ये 3 बॉल है जिनका कलर कैसा है, ग्रीन, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, अब ये तो रेड, ये तो हो गई येलो बॉल और ये हो गई ग्रीन बॉल, ठीक है। अब हमसे कह दे कि द रेशो ऑफ येलो बॉल टू ग्रीन बॉल, ठीक है। तो येलो बॉल कितनी है, 5, ग्रीन बॉल कितनी है, 3, तो कितना हो गया रेशो, 5:3, ठीक है। अगर अब ये पूछ लेता आपसे कि रेशो ऑफ येलो बॉल का टोटल बॉल्स के साथ, तो ये कैसे निकालते हैं हम, येलो बॉल कितनी है, 5, टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 3, तो 5:8, राइट। हमारा आंसर क्या आ जाता, 5:8, ठीक है। तो 5:8 रेशो बन गया। और अगर ये पूछता कि ग्रीन टू टोटल बॉल्स, तो हम कैसे निकालते रेशो ऑफ ग्रीन टू टोटल बॉल्स, ग्रीन बॉल्स कितनी है, ग्रीन बॉल से 3, टोटल बॉल से 8, तो आंसर क्या आता, 3:8। और रेशो में ये ऐसे नहीं है कि आप 8:3 और 3:8 एक ही बात है, ये गलत हो जाएगा, ये एक बात नहीं होती है। फिर तो टोटल अपॉन ग्रीन हो गया ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि अगर कोई रेशो है उसको अगर हमें लोएस्ट फॉर्म में या किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, लोएस्ट फॉर्म का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो इसके एंटीसीडेंट और जो कॉन्सिक्वेंट होते हैं उनका जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। लेकिन अब आपको यही नहीं पता एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं। वेरी गुड। तो इसमें ये है कि जैसे हम ये लिखें 2:3 लिखते हैं, राइट। तो इसमें ये जो इसका पहला वाला पार्ट है वो होता है एंटीसीडेंट और ये जो होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये कॉन्सिक्वेंट हो गया और ये हो गया एंटीसीडेंट, ठीक है। तो इन दोनों का जो वो होना चाहिए क्या चीज़, एचसीएफ निकालेंगे, वो क्या होनी चाहिए 1। अगर वो 1 नहीं है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। अब देखो जैसे 6:9 है, ठीक है। तो 6:9 जो है इसकी लोएस्ट फॉर्म है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, 6 और 9 का क्या लेंगे, एचसीएफ, है ना। अब इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि 1 नहीं है ना। 1 होना चाहिए था पर 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके एचसीएफ से एंटीसीडेंट में और क्या नाम है कॉन्सिक्वेंट में डिवाइड कर देंगे। तो 6 में 3 से डिवाइड किया तो 2 बन गया और इधर 3 बन गया। तो ये रेशो क्या आ गया हमारा 2:3। अब इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ चेक करूँ तो इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि इससे ज़्यादा हम इसमें कोई और नंबर से डिवाइड कर ही नहीं सकते, यानी कि इनके कोई फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ अब हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेशोज़ का मतलब क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेशो का मतलब ये होता है कि जो रेशो होता है ना उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि रेशो हमेशा अनचेंज रहता है अगर हम उसकी टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी सेम नंबर से। तो कैसे, अब मैंने जैसे यहाँ पे 8 बॉक्स लिए, ठीक है, और ये पिंक के भी मेरे पास कितने बॉक्स हैं, 12। तो मैंने क्या किया, एक एक का ग्रुप बनाया।
तो मैंने कहा कि जो ब्लू बॉक्स हैं और पिंक बॉक्स हैं उनका रेशो बताओ, जब एक एक ग्रुप में थे तो ये 8 हो गए और एक ग्रुप कितने हो गए, 12 ग्रुप, तो 8:12 हो गया। अब मैंने क्या किया, इनको 2-2 के ग्रुप में रख दिया। तो फिर रेशो बताओ, तो कितने ग्रुप हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, और ये कितने ग्रुप हैं, 3 4 5 6 ग्रुप, तो कितने हो गए 4/6। ठीक है, अब मैंने कहा इनको हम 4-4 के ग्रुप में रखेंगे, तो हमारे पास कितने ग्रुप आ गए, यहाँ 2 ग्रुप, और यहाँ पिंक में कितने ग्रुप आ गए, 3 ग्रुप, तो इसका रेशो क्या आ गया 2:3। तो हम क्या कह सकते हैं 8:12, 4:6, 2:3, ये सब कैसे इक्विवेलेंट रेशो है आपस में। और अगर अब आप इसको दूसरी तरह से देखना चाहो कि 2:3 कैसा रेशो हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्यों, क्योंकि 2 और 3 का जो SCF होगा वो क्या होगा 1, लेकिन 4 और 6 का SCF तो 1 नहीं होगा। ठीक है, 4 और 6 का SCF तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 और 12 का 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे 8:12 से 2:3 पे जाना है और मैं इनको कह रही हूँ कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशो यानी कि ये आपस में बराबर रेशो है, तो मैं ये यहाँ तक कैसे पहुँच सकती हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने का एक तरीका कि अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूँ, तो यानी कि इक्विवेलेंट रेशो में ये हुआ कि अगर आप ये दो टर्म्स, इनको टर्म्स बोलते हैं, अगर इन टर्म्स में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप देखो 4 से डिवाइड करा तो 2:3, तो दोनों सारी बातें सेम है कि ये नंबर जितने थे उतने ही रहे ना, बाकी प्रपोर्शन में चेंजेस आए। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं वहीं बता दिया आपको, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अब हमें हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेशियोज। ठीक है, अब मैंने बताया कि आप या तो मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो अगर आपको सेम रेशो चाहिए तो। अब जरा हम एग्जांपल देखेंगे, अब पेन चेंज करते, ये है 5:7, इससे पहुंच रहा है 15:21 पे। अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बन गया, 7 को 3 से किया तो 21 बन गया। अब मुझे 15 से 30 पहुंचना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और 21 को मल्टीप्लाई बाय 2 तो 42 आ गया। ठीक है, और अगर अब मुझे रिवर्स चलना है, रिवर्स इज लाइक 42 से 21 जाना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, 30 में भी क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, 15 से हमें 5 पे जाना है तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 3, 21 में 7 से जाना है तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 3। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया कि ये 2:7 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब आप बताओ कि यहाँ क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 2:7 है, ये इज इक्वल टू का साइन है, या क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आना चाहिए बताना है हमको। अब 7 3 21, यानी कि इस रेशो में मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, तो इस रेशो में क्या होना चाहिए, इस रेशो में होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6। ठीक है, यहाँ तक की बात। 7 × 3 इज 21, 2 × 3 इज 6। ठीक, तो यह आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 यानी कि कंपेयरिंग रेशियोज। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई 2:3 बड़ा है या 4:5 बड़ा है, कैसे पता चलेगा, कैसे कंपेयर करोगे रेशियो में, पहले इसका फ्रैक्शन बना दोगे, 2/3 4/5 बना दिया फ्रैक्शन। अब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब क्या करें। अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमें हमारे पता चल जाए कि जैसे हमने फ्रैक्शन जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो है हम इजीली थोड़ा कंपेयर कर पाते हैं, राइट। अब हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर है ना, तो जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास क्या बनता है, 3 और 5 का जो एलसीएम है वो बनता है 15 बनता है। अब हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा स्टेप क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, मेक डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम। अब हमें ये पता चल गया कि जो इसका एलसीएम है वो है 15, तो हमारे पास क्या बात है कि हमें इसको 15 बनाना है। अब दोनों डिनोमिनेटर को तो हम कैसे बना सकते हैं, तो 3 को 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको 15 बनाने के लिए हमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कर दिया, एलसीएम निकाला, 15 आ गया। ठीक है, इसको 2/3 वाले रेशो को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 3/5 वाले को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 10/15 9/15। अब आप देखो कि जब इस स्टेप तक पहुंच गए तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सिर्फ न्यूमिनेटर डिफरेंस है। तो अब
तो हम बहुत इजीली देख के बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, 10/15 या 9/15। तो हमारे पास नंबर आता है 10/15 वुड बी ग्रेटर। ठीक है यहाँ तक की बात। तो अब क्या बड़ा हो जाएगा हमारे पास, 2/3 वुड बी ग्रेटर देन 3/5। ठीक है यहाँ तक की बात क्लियर। तो हमने क्या सीखा था इस कॉन्सेप्ट में, इसमें सीखा था कि हम रेशोज़ को कंपेयर कैसे करते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा है, अब तक हमने सीखा है कि रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, फिर इक्विवेलेंट रेशोज़ क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि रेशो को एक दूसरे से कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा रेशो बड़ा है कौन सा रेशो छोटा है। तो अब तक हमने ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे। अब हम बहुत ही नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। अब प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप चाहो तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकती हूँ, और आप चाहो तो हम इसी क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।